नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तीसरा चैप्टर लेकर के आप सबके लिए आ गया हूँ। आज इस तीसरे चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, जल संसाधन। चैप्टर का नाम क्या है? जल संसाधन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ेंगे, आइए सबसे पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जलाभाव, जलाभाव माने जल अभाव यानी जल की कमी एवं जल संरक्षण तथा जल संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता। क्या पढ़ेंगे? जल अभाव एवं जल संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता, फिर बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या हैं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन क्या है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे उद्देश्य परियोजनाओं के विरुद्ध आंदोलन और फिर एक आखिरी हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है वर्षा जल संग्रहण। तो प्यारे बच्चों देर ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि जल जीवन के लिए आवश्यक एवं बहुमूल्य संसाधन है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। 3/4 भाग क्या है? जल से घिरा हुआ है, परंतु इसमें से प्रयोग में आने वाले योग्य जल का अनुपात बहुत कम है। अलवणीय जल यानी फ्रेश वाटर यानी अच्छा जल, सतही अपवाह और भौम जल यानी भौम जल मतलब जो जमीन के नीचे पाया जाता है यानी ग्राउंड वाटर स्रोतों से प्राप्त होता है, जिनका लगातार पुनर्भरण यानी रिचार्ज एवं नवीकरण जलीय चक्र यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल द्वारा होता रहता है। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि वर्ष 2025 तक करीब 20 करोड़ लोग जल की कमी से परेशान होंगे। कितने करोड़? 20 करोड़ लोग जो है जल की कमी से परेशान होंगे। इसलिए प्यारे बच्चों हमें जल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि जल अभाव एवं जल संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता। जल अभाव का मतलब होता है जल की कमी, यानी जल की पूर्ति की तुलना में कमी को ही क्या कहते हैं? जल अभाव कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पारिस्थितिकी के समुचित संचालन हेतु आवश्यक जल की कमी होती है। यह कमी वस्तुतः मौसमी एवं वार्षिक वर्षण के मात्रा में अंतर के कारण होती है। इसके अतिरिक्त जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग। अतिशोषण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा अगर हम ग्राउंड वाटर को निकालेंगे तो इसको अतिशोषण कहेंगे। अत्यधिक प्रयोग यानी हम बिना जो है उपयोग के भी अगर हम प्रयोग करेंगे तो अत्यधिक प्रयोग हुआ। और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण भी होती है। हम देखते हैं कि कहीं पर शहरों में कम पानी मिल पाता है जबकि गांव में अधिक पानी मिल पाता है। तो गांव वाले बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जल का जो वितरण है वो क्या है? असमान है। जल घरेलू उपयोग के साथ साथ कृषि के लिए भी आवश्यक है। सिंचित कृषि में जल का अधिक प्रयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास से कृषि क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। मेरे प्यारे बच्चों इसलिए हमको जल को क्या करना है? सेव करने की जरूरत है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है जल अभाव तथा जल की कमी का कारण। क्या है जल की कमी? जल की कमी का कारण क्या है? पहली चीज देखो, एक एक चीज हम देखते चलेंगे। जल अभाव का जल अभाव का प्रमुख कारण है कम वर्षा। भाई बारिश अब देखो कम हो रही है और मौसमी और वार्षिक रूप से वर्षण में अंतर है। हर साल आप देखते जा रहे हैं कि धीरे धीरे जो वर्षा का जो स्तर है ना वो कम होता जा रहा है। पहले बहुत वर्षा होती थी, समय से बारिश होने लगती थी। जैसे जून का लास्ट जो है वीक चलने लगता था तुरंत जो है बारिश शुरू हो जाती थी। अब पता नहीं कब वर्षा हो जाए, कोई पता ही नहीं रहता, कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। और कब मानसून बन जाए कुछ भी पता नहीं। इस तरह की परिस्थिति देश में सूखे जैसी स्थिति को उत्पन्न करती है। अगला है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, अधिकांश संदर्भों में अधिकांश संदर्भों में देखा गया है कि जल अभाव का जो मूल कारण है जल का अतिशोषण यानी ओवर एक्सप्लोटेशन। यानी हम जब ज़्यादा जो है
पानी को निकालेंगे धरती के अंदर से, तो भाई वाटर लेवल जो होगा ना वो घटेगा। अत्यधिक उपयोग करेंगे और सामाजिक समूहों के मध्य असमान वितरण करेंगे, तो फिर ये समस्या आ जाएगी। तीसरा है अत्यधिक जनसंख्या के कारण जल की कमी होती है। हमारे देश की निरंतर जनसंख्या जो है बढ़ रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर हमारा कोई जो है नियंत्रण नहीं है। हम उस पर जो है लगातार अंकुश लगाने में नाकामयाब हो रहे हैं, क्योंकि घरेलू कार्यों में जल का उपयोग अत्यधिक होता है। अगला है बढ़ती जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए कृषि को बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिंचाई के लिए विशेष रूप से शुष्क मौसम में अधिक जल की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गर्मी के दिनों में अधिक जो है पानी की जरूरत पड़ती है फसलों को, इसीलिए हम क्या करते हैं अपने ट्यूबवेल के द्वारा, मोटर के द्वारा, तमाम जो है यंत्रों के द्वारा, नलकूपों के द्वारा हम धरती के नीचे से पानी निकालते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो जल स्तर हैं वो नीचे चले जा रहे हैं। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र औद्योगिकरण भी जल की कमी के लिए जिम्मेदार है। बहुत से उद्योग भारी मात्रा में विभिन्न कार्यों के लिए जल का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही इनके संचालन के लिए जल विद्युत की भी आवश्यकता होती है। ये तो था जल अभाव यानी जल की कमी का कारण। अब है जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। क्यों आवश्यकता है? आप जानते हो, अगर हम जल को संरक्षित नहीं करेंगे तो हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। इसलिए जल को संरक्षित करने की जो है कोशिश हमें करनी चाहिए। तो हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। तो जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन यानी मैनेजिंग कैसे करें? समय की मांग के लिए आवश्यक है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो पानी की मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए। दूसरा, विषाक्त पानी पीने से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से लोगों को बचाने के लिए, खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए, अ, उसके बाद जो है अपनी आजीविका अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए, प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाने के लिए, जल संसाधनों के अतिशोषण और प्रबंधन को रोकने के लिए हमें क्यों जरूरत है? इसीलिए तो जरूरत है इन्हीं सब चीजों के लिए। इसके अलावा सिंचित कृषि में जल का सर्वाधिक प्रयोग होता है, इसलिए इस क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चों शुष्क कृषि तकनीकों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसलिए इस क्षेत्र में शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों को उगाकर जल का संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो जो अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों वो ये है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय का मतलब होता है जिनका कई उद्देश्य हो। तो इसमें देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्वतंत्रता के बाद शुरू किया गया था। इन परियोजनाओं का जो उद्देश्य था नदी के जल को संग्रहित करके यानी इकट्ठा करके जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन विकसित करना था। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को गर्व से आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। यानी आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। उन्होंने क्या कहा? इन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर। तो अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है ना? बहुउद्देशीय जो है, एक मिनट ये भी आ जाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य ये है कि बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्यों में से एक है बिजली उत्पादन करना। पहला क्या है उद्देश्य? बिजली उत्पादन करना। नदी पर बांध बना करके सबसे पहले
पहला जो प्रमुख जो है उद्देश्य होता है बिजली उत्पादन करना। भारत इस माध्यम से अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 22% भाग प्राप्त करता है। और हम जानते हैं बिजली का उत्पादन कोयले से होता है ना। तो इससे कितना परसेंट होता है? जल से 22%। ये परियोजनाएं नदी के पानी की गति को धीमा करके मिट्टी का संरक्षण भी करती हैं। मिट्टी का संरक्षण भी करती हैं, यानी मिट्टी के कटाव को भी रोकती हैं। ये परियोजनाएं अपने ये परियोजनाएं अपने जो है जलाशयों में अतिरिक्त पानी जमा करके बाढ़ को भी नियंत्रित करती हैं। ये परियोजनाएं अपने जलाशयों में अतिरिक्त पानी जमा करके बाढ़ को नियंत्रित करती हैं। शुष्क मौसम में इन परियोजनाओं के जलाशयों में संरक्षित जल का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। इसलिए नाम ही है बहुउद्देशीय परियोजना, यानी जिससे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो। आप देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, नदी पर बांध बना करके बिजली उत्पादित कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, बाढ़ को नियंत्रित कर रहे हैं, मिट्टी के कटाव को रोक रहे हैं। तमाम उद्देश्य है ना हमारा, अगर हम बांध बना रहे हैं। और अगला क्या है कि जलाशयों के आसपास प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के साथ साथ वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए वृक्ष भी लगाए जाते हैं। ये परियोजनाएं मछली के प्रजनन के लिए भी नियंत्रित परिस्थितियां प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है इन परियोजनाओं को, अब देख रहे हो प्यारे बच्चों, इन परियोजनाओं में मुख्य नदी के साथ साथ संबंधित नहरों के माध्यम से अंतर्देशीय जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। यानी जहां पर हम बांध बनाते हैं वहीं से कई अन्य नहरों को भी जोड़ देते हैं, जिससे जो है अन्य गांवों में, अन्य शहरों में भी वो पानी जो है आसानी से पहुंच जाता है। जलाशयों में पर्यटकों को भी आकर्षित किया है जलाशयों ने पर्यटकों को भी आकर्षित किया है, जो यहाँ आकर नौकायन यानी बोटिंग आदि करते हैं। ये परियोजनाएं घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों को भी जल आपूर्ति करती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा जो है क्या, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव एवं सीमाएं। यदि हम बांध बनाते हैं तो इससे हमको फायदा ही नहीं होता, इससे हमको बहुत नुकसान भी होता है। हमें ढेर सारे जो है समस्याओं को भी देखना पड़ता है। और वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या हम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, आइए जरा हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह की परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव एवं अंतर्निहित सीमाएं नीचे उल्लिखित हैं। जैसे पहला है, ये थोड़ा टॉपिक लंबा जाने वाला है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखें। पहला है प्यारे बच्चों, पर्यावरणीय प्रभाव। वनस्पति और जीवों के साथ ही मानव बस्तियां भी बांध द्वारा बनाए जलाशय में जलमग्न हो जाती हैं। यानी जहां पर बांध बनाए जाते हैं वहां पर जो मानव ने अपनी जो है घरों को बनाया है, जो मानव बस्तियां हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, कभी कभी उसी में डूब जाती हैं और उनको विस्थापित कर दिया जाता है, जिसके कारण अनेक गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ के द्वारा विरोध भी किया जाता है। आप देखेंगे आगे जो है जन आंदोलन भी इसके लिए चलाए जाते हैं, क्योंकि भाई अगर नदी पर बांध बनाया जाएगा तो उसके किनारे, उसके आसपास जो गांव होंगे उनके लिए खतरा भी मंडराने लगेगा, क्योंकि कब बांध टूट जाए, कब जो है गांव बह जाए, कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए उनको वहां से विस्थापित कर दिया जाता है, उनको अलग से मकान सरकारी मुहैया कराया जाता है। लेकिन अब अगर किसी को अपने घर से विस्थापित किया जाए तो अच्छा लगेगा? कोई अपने खेतों को छोड़ना नहीं चाहता, कोई अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि लोग बहुत मेहनत से अपने घरों को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो मृदा की उर्वरता पर प्रभाव, मिट्टी की जो उर्वरता है, उपजाऊपन है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है यदि बांध बनाया जाता है। तो बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां उपलब्ध वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में अवघटित हो जाती हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक, समाज पर प्रभाव। समाज पर प्रभाव,
तो बड़ी नदी परियोजनाएं स्थानीय समुदायों की जीविका और सांस्कृतिक परंपरा के समाप्त होने का कारण बनती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय आबादी बड़े पैमाने पर विस्थापन करती है। क्या लिखा है? समाज पर प्रभाव, यानी जो बड़ी नदी परियोजनाएं हैं वह स्थानीय समुदायों की जीविका और सांस्कृतिक परंपरा के समाप्त होने का कारण बनती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय आबादी बड़े पैमाने पर विस्थापन करती है। नेक्स्ट है जलीय जीव पर प्रभाव। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, नदियों को टुकड़ों में बांट बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। फसल प्रतिरूप। फसल प्रतिरूप, फसल प्रतिरूप में बदलाव। तो सिंचाई ने अनेक क्षेत्रों में फसल के प्रतिरूपों को यानी पैटर्न को परिवर्तित कर दिया है। जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों को करने के लिए आकर्षित होते हैं, इससे मृदा का लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम भी हो सकते हैं। जलाशय के तल पर अत्यधिक अवसादन। आप जानते हैं बच्चों कि नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है, जिसके कारण उनके तलछट यानी नीचे बहाव कम हो जाता है। नीचे जब बहाव कम हो जाएगा तो अत्यधिक जो है तलछट के कारण जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अत्यधिक चट्टानी हो जाता है और पानी का स्तर भी बढ़ जाता है, जो बाढ़ के खतरे को बढ़ा देता है। जैसे वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल के कारण बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी। जल का अत्यधिक प्रयोग। जल का अत्यधिक प्रयोग तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की भी संभावना बढ़ जाती है। ये बड़ा गजब का है टॉपिक। जल का अत्यधिक प्रयोग से मेरे प्यारे बच्चों बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के प्रयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण भी फैलते हैं। अब कुछ याद करने वाली चीजें हैं, जैसे प्रमुख नदी परियोजनाएं और वो जो नदी बना है, बांध बना है, वो किस किस नदी पर बना हुआ है उसको देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सलाल परियोजना है। पहला क्या है? सलाल परियोजना। ये कौन सी नदी पर बना है? चेनाब नदी पर। कहाँ से? चेनाब। दूसरा है भाखड़ा। लिखा है, क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना ये भारत का सबसे ऊंचा जो है बांध है और ये सतलज नदी पर बना है। नेक्स्ट है टिहरी, यानी भारत का सबसे ऊंचा तटबंध बांध और ये कौन से नदी पर बना है? भागीरथी यानी गंगा पर। नेक्स्ट है हमारा राणा प्रताप सागर नदी परियोजना। ये किस नदी से संबंधित है? चंबल से। सरदार सरोवर किसके नाम पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। और ये किस नदी के लिए है? कहाँ पर, किस नदी पर बना है मेरे प्यारे बच्चों? ये बना है हमारा नर्मदा नदी। नर्मदा जो है नदी, और यहाँ पर बहुत लंबे समय से आंदोलन भी हो रहा है कि यहाँ बांध नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट है कोयना जो है नदी परियोजना है, कोयना नदी परियोजना, और ये किस नदी से संबंधित है? कृष्णा। इसी तरह नागार्जुन सागर है, वो कृष्णा नदी से। तुंगभद्रा कृष्णा नदी से, मतलब कृष्णा नदी काफी प्रसिद्ध है। हीराकुंड क्या है? महानदी से संबंधित है। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी से संबंधित है? दामोदर नदी से। इसी प्रकार मैटूर है मेरे प्यारे बच्चों, जो मैटूर है वो है कावेरी नदी से। यहाँ पर चल रहा अंतर्राज्यीय विवाद अभी भी चल रहा है। तिलैया, कुनार, मैथेन, पंचेत ये किस नदी पर बन रहा है? भाई दामोदर। इसे शोक की नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत तेजी से बाढ़ आता है। पेरियार नदी परियोजना किस नदी से संबंधित है? पेरियार नदी से। तो आपने कुछ महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित जो है परियोजनाओं को देखा, इसको आप लोग क्या कर लो, याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों। अगला है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध आंदोलन। कौन कौन से आंदोलन जो है चलाए गए? तो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं और बड़े बड़े बांध अनेक पर्यावरणीय आंदोलनों का कारण भी हो रहे हैं।
विगत वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों को उनके अनेक प्रतिकूल प्रभावों के कारण जनता के साथ साथ नागरिक समाज के विरोध का सामना करना पड़ा है। इनमें से कुछ घटनाओं का वर्णन इस प्रकार है। कौन कौन से आंदोलन जो है चलाए जा रहे हैं या फिर चले हैं। और देखो, पहला आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसको तो याद ही रख लो, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह एक गैर सरकारी संगठन है, यानी एक एनजीओ है। मूल रूप से पेड़ों से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर आधारित था, जो बांध के पानी में डूबे थे। इस संगठन में कई पर्यावरणविदों, आदिवासी लोगों, किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उचित पुनर्वास, मतलब कि कहाँ उनको जो है व्यवस्था, अगर हम इस नदी के पास से उनको विस्थापित कर रहे हैं तो उनको अच्छा सा मकान भी तो मिलना चाहिए, यानी उचित पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए और पारिस्थितिकी सुरक्षा की मांग भी होनी चाहिए। यानी वहाँ पर हमको इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, मतलब उस जगह हमको जो है हमारे घर को बनवाएं या फिर हमको घर बना कर दें जहाँ पर हमको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसी प्रकार सरदार सरोवर बांध के लिए भी कुछ चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। सरदार सरोवर बांध, यह बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है और यह भारत का सबसे बड़ा जल के स्रोत से संबंधित प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत 4 राज्य, कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आते हैं। यह परियोजना गुजरात और राजस्थान के सूखाग्रस्त एवं मरुस्थलीय स्थानों को जल आपूर्ति करती है। यानी जहाँ पर सूखा पड़ता है और मरुस्थलीय स्थान है वहाँ पर जो है जल की आपूर्ति की जाती है, यानी वहाँ पर जल भेजा जाता है। इसी प्रकार भागीरथी पर टिहरी बांध परियोजना में बड़े पैमाने पर विस्थापन ने कई सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत की, जैसे टिहरी बांध आंदोलन। उत्तर प्रदेश में सोन नदी पर रिहंद घाटी परियोजना ने बड़े पैमाने पर विस्थापन किया, जिसके कारण इसे सार्वजनिक आंदोलन का सामना करना पड़ा। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के मैदान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति किए जाने पर किसान आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए थे। अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या होता है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य कृष्णा गोदावरी विवाद हुआ। इस विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन करने पर हुई थी। इसके विरोध में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों ने आपत्ति जताई, क्योंकि जल की दिशा में परिवर्तन होने से कर्नाटक व आंध्र प्रदेश राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले भागों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है हमारा वर्षा जल संग्रहण। इसको बढ़िया से आओ कवर करते हैं। वर्षा जल संग्रहण। तो वर्षा जल संग्रहण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसको देखें। तो वर्षा के जल का पुनः उपयोग करने के लिए उसका संरक्षण एवं भंडारण करना वर्षा जल संग्रहण करना कहलाता है, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी वर्षा को क्या करना, वर्षा के जल को हमें बचाना, इकट्ठा करना, क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण। भारत में वर्षा जल संग्रहण की विधि, मतलब किस प्रकार जो है हमें वर्षा के जल को संचित करना चाहिए, आओ देखते हैं। कुछ विधियां दी गई हैं। पहला जो है इसमें विधि दिया है, वो विधि दिया है प्यारे बच्चों, खादीन और जोहड़। खादीन और जोहड़ शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल संग्रहित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? गड्ढे बनाए जाते हैं, जिससे मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेतों के लिए उपयोग में लाया जा सके। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। दूसरा है छत वर्षा जल संग्रहण। इस तो बहुत ईजी है। इसका मुख्य रूप से प्रयोग पश्चिमी भारत, विशेष रूप से राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर बीकानेर, फलूदी, बाड़मेर और थार मरुस्थल के शहरों और गांव में किया जाता है। मतलब जो छत पर जो पानी इकट्ठा होता है उसको जो है इकट्ठा करके उसको जो है यूज करते हैं। अगला है टांका।
छत वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का क्या है, ये हिस्सा है। इसका आकार एक बड़े कमरे की जितना होता है। टांका घरों की ढाल वाली छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते थे। छतों से वर्षा जल इन पाइपों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। टांका में टांका में वर्षा जल आने वाली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल को पालर पानी भी कहा जाता है। आज पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल उपलब्ध होने के कारण छत वर्षा जल संग्रह विधि प्रयोग कम हो गया है। नंबर 3 है बाढ़ जल वाहिकाएं। बाढ़ जल वाहिकाएं यानी इनंडेशन चैनल्स। पश्चिम बंगाल के बाढ़ के मैदानों में लोगों ने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए बाढ़ जल वाहिकाओं का विकास किया है। बाढ़ जल वाहिकाओं का क्या किया है, विकास किया है। नेक्स्ट है चौथा, गुल या कुल। लिखा है गुल या कुल। ये क्या है, गुल या कुल क्या है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का मार्ग बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी हिमालय जैसे हिमाचल प्रदेश में कृषि के लिए गुल अथवा कुल का बनाना। इसी प्रकार बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में यह 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। इस विधि में पहाड़ियों में धाराओं और झरनों के पानी को बांस का पाइप के रूप में उपयोग करके कृषि क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस के पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक कम करके पौधे पर छोड़ देते हैं। यह क्या है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। एक टॉपिक दिया है शिलांग में वर्षा जल संग्रहण। शिलांग यानी मेघालय में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। चेरापूंजी और मासिनराम जहां विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। इसलिए जो है क्या करते हैं, पानी को संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। वर्षा जल संग्रहण के लाभ। वर्षा जल संग्रहण के लाभ क्या है? इससे वर्षा जल को प्राकृतिक जल का शुद्ध रूप समझा जाता है और यह पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरा, इस जल को कृषि कार्यों में भी व्यापक तौर पर प्रयोग किया जाता है। तीसरा, टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं क्योंकि इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती थी। चौथा, यह हमारी जल की बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ण करने में लाभकारी है। ठीक है। भारत के कई ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए नई नई तकनीकी अपनाकर जल संग्रहण किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में मैसूर जिले में स्थित गांव जिसका नाम है गंडाथूर, उसमें वार्षिक वर्षा 1000 mm होती है। यहाँ प्रत्येक घर प्रतिवर्ष 50,000 लीटर वर्षा जल का संग्रहण और उपयोग कर सकता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य के प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका तीसरा चैप्टर। आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। अब और आपको कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आप किस विद्यालय से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना जो है विद्यालय का नाम और अपना नाम बताना ना भूलें। थैंक यू। लगे रहें।